हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि वर्मा। सो फाइनली आज हम फाइनल पार्ट पर ही डिस्कशन करेंगे, चैप्टर नंबर 14। दिस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पार्ट नंबर 5। इसके प्रीवियस जितने भी पार्ट्स हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग इस पार्ट के इंडेक्स देख लेते हैं कि आप लोग इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। देखिए, ड्रग एडिक्शन के बारे में जितनी भी डिटेल्स है सारी आप लोग इसमें देखेंगे। इसके अलावा इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कॉजेज़ होते हैं, और वे ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के सक्सेस में जितने भी प्रॉब्लम्स आती है, जो हर्डल्स आती है, उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। इसके अलावा अ, ऐसे कौन से मेजर्स हैं जिनकी वजह से हम लोग डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और इस तरह की हर्डल्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इन बोटल नेक्स को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडेक्स। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रग एडिक्शन। ठीक है, क्या होता है ड्रग? देखिए, व्हाट आर ड्रग्स? ड्रग्स मेक्स द ब्रेन इनएक्टिव। देखिए, जो ड्रग्स होता है ना, जो नशीले पदार्थ होते हैं, वो ब्रेन को क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। इसके साथ में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। ठीक है, और जितनी भी बार व्यक्ति इस ड्रग्स को लेता है तो उसे जो किक उस समय मिलती है, सच किक्स, वो किक उसे मोमेंट्री, और एक कहते हैं ना, उसको काफ़ी आनंद मिल रहा है, उससे मोमेंट्री प्लेजर उसे लगता है वहाँ पर। वेन इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स आर टेकन, जब इस तरह की इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स वो बंदा लेता है तो द पर्सन लूजेस कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, तो वो अपने आप पर कंट्रोल खो देता है। ठीक है, और ब्रेन बिकम्स इनएक्टिव एंड द बॉडी ऑल्सो बिकम्स इनएक्टिव। देखिए, बॉडी और ब्रेन से उसका काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, जब तक इसका इफेक्ट रहता है तब तक वो इसी हालत में रहते हैं, और जब इसका इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है तब उनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक होती है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल कंडीशन क्या होती है, ड्रग्स लेने पर उसकी कंडीशन काफ़ी बेकार हो जाती है और वो कुछ भी सोचने या समझने की हालत में नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं। दिस डेज द ट्रेंड ऑफ द ड्रग एडिक्शन हैज़ इंक्रीज्ड। आजकल ऐसा ट्रेंड चल चुका है कि ड्रग एडिक्शन की आदतें लग चुकी है। ठीक है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। विच इज़ अ कॉज। ठीक है, ये काफ़ी, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके काफ़ी सारे कारण हैं जो कि आगे हम डिस्कशन करेंगे पॉइंट वाइज। ड्रग्स प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली अ फ्यू कंट्रीज। देखिए, केवल कुछ ही कंट्री में इस तरह के ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है, बट उनका जो कंजप्शन है, उसको खरीदने वाले जो लोग हैं, उसको यूज़ करने वाले जो लोग हैं, वो वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, इसीलिए इसकी स्मगलिंग स्टार्ट हो जाती है। दे आर स्मगल्ड बिकॉज दे फैच वेरी हाई प्राइस। देखिए, स्मगलिंग इसकी इसलिए की जाती है क्योंकि इसको बेचकर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पर बिकता है। फॉलोइंग कमोडिटीज में भी इंक्लूडेड, इसके अंदर इस ड्रग्स की कैटेगरी में इस तरह की कमोडिटी को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, लिकर हो गया, सिगरेट, गांजा, भांग, अफीम, और भी कई सारे नाम यहाँ दे रखे हैं, हीरोइन, कोकीन। ठीक है, तो ये सारी कौन सी कैटेगरी है? ये ड्रग्स की कैटेगरीज हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। इस ड्रग्स के क्या क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, ड्रग्स एडिक्शन एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ। देखिए, ड्रग्स हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट तो करता है, बिल्कुल स्वास्थ्य तो बिल्कुल खराब होगा ही होगा इससे। द बॉडी बिकम्स इनएक्टिव, बॉडी काम करना बंद कर देती है, अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता है इसका। ठीक है, और जब व्यक्ति कंटिन्यू से लेता रहता है तो कुछ समय के बाद में उसे कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, वो सफ़र करता है सेवरल डिसीज से। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर। नाउ द पॉइंट नंबर 2, द फिजिकल एंड मेंटल इफिशियंसी। देखिए, जो उस पर्टिकुलर बंदे की जो मेंटल और फिजिकल इफिशियंसी जो होती है, जो उसकी कार्य क्षमता होती है, धीरे धीरे क्या होने लगती है, वो डिटीरियोरेट्स, यानी कि कम होने लगती है। ठीक है, द पर्सन इज इनकेपेबल टू डू मोर वर्क, और ज़्यादा काम करने के लिए फिर वो कैपेबल ही नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि उसकी जो सद्बुद्धि होती है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, बॉडी तो काम करना वैसे बंद कर देती है उसका। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, हिज फाइनेंशियल कंडीशन ऑल्सो। देखिए, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, खराब होने लगती है। ठीक है, क्योंकि उसके सारे पैसे किधर खर्च होंगे, इस ड्रग्स में खर्च होने लग जाएंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पर मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च तो होना ही है। अ मेजर पोर्शन ऑफ द इनकम इज वेस्टेड ऑन ड्रग्स। वो पर्सन क्या करता है कि अपनी इनकम का जो मेजर पोर्शन होता है वो किस में इन्वेस्ट कर देता है, सॉरी, किस में वेस्ट कर देता है, ड्रग्स में। अदरवाइज कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर फैमिली नीड्स। जिस पैसे को वो परिवार के लिए यूज़ कर सकता था, लेकिन वो पैसा वो कहाँ पर यूज़ कर रहा है, इस तरह के ड्रग्स में वो यूज़ कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, घर में झगड़े होते हैं, डोमेस्टिक क्वारल्स होते हैं, बढ़ते जाते हैं, और डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन क्या होता है, एडवर्सली अफेक्ट होता है। ठीक है, वो बच्चों के लिए पैसे अवेलेबल नहीं हो पाते, उनकी एजुकेशन नहीं हो पाती है, तो कई सारे ऐसे रीजंस आपके सामने आपको दिखाई देते हैं। ठीक है,
तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे क्या हो जाती है, ड्रग्स की वजह से डाउन हो जाती है। अगला पॉइंट, सोशल स्टेटस भी उसका समाज में धीरे धीरे गिरने लगता है। ठीक है, अगर चार लोगों के बीच में अगर वो बात करेगा तो उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा लो लेवल हो जाएगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो बंदा ड्रग्स ले रहा है, उसकी जो स्टेटस बना हुआ था समाज में वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया है। ठीक है, तो सोशल स्टेटस ऑफ द ड्रग्स एडिक्ट्स इज ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड। दे आर नॉट लुक्ड अपॉन इन द सोसाइटी एज अ गुड पीपल। समाज में उसको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाता है। ठीक है, और इसकी इस वाले स्टेटस से पूरी फैमिली सफ़र करती है। ठीक है, फिर उस पर्टिकुलर बंदे के नाम से उस पूरी फैमिली को वहाँ पे जाना जाता है कि नहीं ये तो ड्रग्स लेता है, ये ऐसा है वैसा है। तो पूरी फैमिली इस सिचुएशन से क्या करती है, फिर सफ़र करती है। अगला पॉइंट, ड्यू टू कंजप्शन ऑफ ड्रग्स। देखिए, ड्रग्स का कंजप्शन जो व्यक्ति अधिकतर लेता ही रहता है, कंज्यूम करता रहता है। ठीक है, तो वो झगड़े भी करता है, कभी कभी उसके पास पैसे नहीं होते ड्रग्स को खरीदने के लिए तो वो चोरी की तरफ जा सकता है। सेक्स के जो क्राइम्स होते हैं वो भी धीरे धीरे इसमें इंक्रीज होते चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दिमाग इसमें काम नहीं करता है, बॉडी काम नहीं करती है, तो कई लोग इसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। एंड द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज डिटेरियोरेट्स, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर भी धीरे धीरे क्या होता है, कंडीशन उसकी भी खराब होती चली जाती है। ठीक है, किस किस को संभालेंगे। इसके अलावा 6 पॉइंट्स। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि कुछ ही देशों में इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड इसका कंजप्शन होता है। तो स्मगलिंग तो इसकी बढ़ जाएगी, ड्रग्स की स्मगलिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी और काफ़ी हाई रेट्स पर इसको सेल किया जाएगा। ठीक है, जब इसकी स्मगलिंग बढ़ेगी ड्रग्स की तो गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड, तो गवर्नमेंट को भी इस ओर ध्यान देना होगा। और गवर्नमेंट जहाँ डेवलपमेंट की तरफ काम करना चाहिए था तो अपनी एनर्जी वो किस में यूज़ करेगी, ड्रग्स की स्मगलिंग को रोकने में करेगी। तो स्पेंड इट्स एनर्जी एंड रिसोर्स टू कंट्रोल ड्रग ट्रैफिकिंग। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पुलिस ने कई सारे ड्रग्स डीलर्स को जो स्मगलिंग कर रहे थे उनका जो स्टॉक है उसको यहाँ पे पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपनी एनर्जी इस तरफ क्या करती है, इसमें स्पेंड करती है, जो एनर्जी वो डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकती थी। तो आई होप आपको इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। ठीक है, ऐसे कौन से कारण हैं जिससे व्यक्ति ड्रग एडिक्टेड हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आता है डिप्रोलेबल कंडीशन। होता क्या है कि जब कोई पर्सन एक बार ड्रग्स ले लेता है, ठीक है, जब उसका जो इफेक्ट है धीरे धीरे खत्म होने लगता है तो अचानक उससे जो तकलीफ होती है, जो दर्द होता है, जो पीड़ा उस समय उससे होती है, ठीक है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए वो पर्सन फिर से उस ड्रग्स को कंज्यूम करने की कोशिश करता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, द डिप्लोरेबल कंडीशन आफ्टर द इफेक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन इज ओवर लीड्स द पर्सन टू कंज्यूम ड्रग्स अगेन। फिर से वो ड्रग्स लेने की क्या करता है, कोशिश करता है, और इसकी वजह से उसकी जो फिजिकल और फाइनेंशियल कंडीशन है धीरे धीरे वो भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर कहता है कि सम पीपल बिकम ड्रग एडिक्ट्स, यानी कि कुछ व्यक्ति ड्रग एडिक्ट्स इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, वो ऐसा फील करते हैं कि इसको लेने से हमारी जो मेंटल प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। ठीक है, हमें उनसे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आजकल कह सकते हैं कि कई व्यक्ति ट्रेंड के रूप में वो ये सोचते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाएगी, तो इसलिए वो मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं। कई बार तो समटाइम्स फ्रेंड्स ऑल्सो, कई बार तो फ्रेंड्स भी इसके लिए इंसिस्ट करते हैं कि चलो ड्रग्स ले लो। तो कहीं ना कहीं ये सारे कारण बनते हैं कि वो पर्सन क्या हो जाता है, ड्रग एडिक्टेड हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, ड्रिंकिंग इन पार्टीज हैज़ बिकम अ फैशन। आजकल फैशन के मामले में भी कई सारी पार्टीज़ होती है और उस पार्टीज़ में ड्रिंक को लेना एक आम बात हो गई है। ठीक है, उसे फैशन के पैमाने पर माना जाता है। बार्स में देख लीजिए, डांस इन द बार्स, जितनी भी ये चीज़ें होती है, देयर एग्जीबिशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इम्पैक्ट ऑन द वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर का सबसे बड़ा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, उससे फॉलो करते हैं और फिर इस तरह के ड्रग्स का वे यूज़ करते हैं और टोटली ये क्या बन जाता है, ये ड्रिंकिंग इन पार्टीज और फैशन के रूप में ये फिर जाना जाता है। पॉइंट नंबर 4, फिल्म हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड। जो फिल्में आती है आजकल की उसमें भी यूथ को ड्रिंक लेते हुए दिखाया जाता है, वो सिगरेट पीते हैं, ठीक है, स्मोकिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें दुनिया के करोड़ों लोग इन्हें देखते हैं, तो कई लोग जो इनको आइडियल मानते हैं वे इनकी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी ड्रग एडिक्शन का एक सबसे बड़ा कारण बनता है। ठीक है, द यूथ बॉयज़ एंड गर्ल्स टेक ड्रग्स इन द पार्टीज टेकिंग प्लेस इन होटल्स। ठीक है, ये सारी कंडीशंस आप लोग आए दिन पेपर वगैरह में देखते होंगे। पॉइंट नंबर 5, टू इमिटेट लाइक द इलाइट सोसाइटी, मतलब कि
कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक इलाइट सोसाइटी यानी कि एक जो उच्च सोसाइटी वाला जो सेक्शन होता है, ठीक है, उसके लेवल तक जाने के लिए कई लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, वो ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, उसके अंदाज में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। तो इलाइट सोसाइटी वाला अपने आप को महसूस कराते हैं। ये कॉन्टेक्ट विद पर्सन ऑफ द सो कॉल्ड इलाइट सोसाइटी, द बिजनेस पार्टीज हैव इंक्रीज्ड द यूज ऑफ ड्रग्स। कई बिजनेस पार्टीज होती है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ की जो पार्टीज होती है, वहाँ पर इस तरह के ड्रग्स का यूज़ होना आम बात हो गई है। इसके अलावा चेक ऑन ड्रग कंजप्शन। चलिए इसको चेक कैसे किया जा सकता है, ड्रग कंजप्शन को कम कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपसे कहता है कि इफ ड्रग कंजप्शन ऑफ ड्रग्स इज स्टॉप्ड, अगर ड्रग्स का कंजप्शन रोक दिया जाता है या फिर रिड्यूस कम कर दिया जाता है तो मेंटल इक्विलिब्रियम ऑफ द पर्सन विल बी मेंटेन। बिल्कुल सही है, जब ड्रग्स का यूज़ ही बंद कर देंगे, उसे स्टॉप कर देंगे, तो जो पर्सन होगा मेंटली फिट होगा, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, वो इकोनॉमिक कंडीशन उसकी स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा देयर विल बी द पीस, घर में शांति होगी, जहाँ पहले झगड़े हो रहे थे अब शांति होगी, घर में खुशहाली होगी, क्राइम धीरे धीरे कम हो जाएगा। द वर्क एफिशिएंसी विल इम्प्रूव, व्यक्ति काम करने लगेगा, उसको रोजगार अच्छा मिलेगा, पैसा अच्छा कमाएगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके अलावा उसकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। सबसे बड़ा इफेक्ट तो यहीं पर जा रहा था कि वो कमज़ोर हो रहा था, ठीक है, ना तो दिमाग काम कर रहा था ना बॉडी काम कर रही थी। लेकिन अगर वो स्टॉप कर देता है ड्रग्स का कंजप्शन तो उसकी हेल्थ भी इंप्रूव हो सकती है। आवर फ्यूचर जनरेशन विल बी हेल्दी, अगर ये सब हो जाता है तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो भी स्वस्थ रहेगी और प्रॉस्पेरियस, समृद्ध रहेगी। पॉइंट नंबर सेकंड क्या कहता है ये, सॉरी पैरा नंबर सेकंड, इट इज़ नेसेसरी डेट द सिटीजन हैव साउंड हेल्थ। बिल्कुल ये ज़रूरी है कि देश का हर नागरिक बिल्कुल एक अच्छी स्थिति में हो, उसकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहे। इसलिए कंट्री की प्रोग्रेस, यानी कि अगर वो हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो इससे देश की जो प्रोग्रेस है, कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो भी आगे बढ़ेगी। अवर फ्यूचर जनरेशन विल बी हेल्दी, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी हेल्दी और प्रॉस्पेरियस रहेगी। हर कंट्री को कुछ ऐसी पॉलिसी और रूल्स बनाना चाहिए कि ड्रग एडिक्टेड पर्सन को रोका जा सके ड्रग्स लेने से, और ड्रग एडिक्शंस को भी क्या कर सके, रोका जा सके, ठीक है। इनफैक्ट ड्रग की स्मगलिंग भी क्या हो सके, बंद हो सके। सोशल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, कई ऐसे सामाजिक इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इसके लिए वर्क करते हैं, लोगों के अंदर सोशल अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं कि भैया बंद कर दो, बहुत गलत चीज़ है। इन आवर कंट्री ऑल्सो एफर्ट्स इन द डायरेक्शन आर बीइंग मेड, हमारे देश में भी इसके लिए कई सारे एफर्ट्स, गवर्नमेंट कई सारे रूल्स रेगुलेशन इसके लिए बना चुकी है। महात्मा गांधी ने खुद इसके लिए एक आंदोलन किया था, कंपेन किया था कि ड्रग्स, मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने के लिए। द गवर्नमेंट हैव ऑल्सो टेकन स्टेप्स, गवर्नमेंट ने इसके लिए उपयुक्त कदम भी उठाए हैं, कई पॉलिसी को इसके लिए अडॉप्ट किया है ताकि इसको प्रोहिबिट किया जा सके, इसको रोका जा सके। बट एक्सपेक्टेड सक्सेस हैड नॉट बीन अचीव्ड, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद में भी जो सक्सेस मिलना चाहिए थी ड्रग्स को रोकने के लिए, वो सक्सेस नहीं मिल पाई है। अब ये जो सक्सेस नहीं मिल पाई है, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। अब उन कॉजेज़ को हम यहाँ पर देखेंगे कि ड्रग एडिक्शंस का जो प्रोहिबिशन है वो क्यों नहीं हो पाया है, ठीक है, क्यों ड्रग्स का यूजेस कम नहीं हो पाया है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जो पॉलिसी एडॉप्ट की गई थी इसके प्रोहिबिशन के लिए, बट एक्सपेक्टेड सक्सेस इसको नहीं मिल पाई, अचीव नहीं हो पाई है। इसके क्या कारण है? सबसे पहला रीज़न, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, द स्टेट गवर्नमेंट गेट साइजेबल रेवेन्यू। आपको पता होगा कोरोना में जब लॉकडाउन खत्म हुआ है तो सबसे पहले जो शॉप ओपन की गई थी वो ड्रिंक्स वाली शॉप थी, जो शराब की दुकानें थी। क्यों? क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है ड्रिंक्स वगैरह पर, तो उस पर रेवेन्यू भी गवर्नमेंट का अच्छा खासा बनता है। तो स्टेट गवर्नमेंट गेट्स साइजेबल रेवेन्यू बाय वे ऑफ एक्साइज ड्यूटी, इसलिए गवर्नमेंट नॉट मच इंटरेस्टेड इन टोटल प्रोहिबिशन, इसलिए गवर्नमेंट कभी कभी इसका टोटल प्रोहिबिशन नहीं कर पाती है क्योंकि इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा इफेक्टिव स्टेप्स आर नॉट बीन टेकन, इसके लिए जो इफेक्टिव स्टेप्स उठाना चाहिए थी वो स्टेप्स उठा नहीं पाए हैं, या फिर जो स्टेप्स उठाए गए हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए लोगों में प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस या जागरूकता नहीं आ पा रही है। कई व्यक्ति सिगरेट के पैकेट्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर बाकायदा स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी रहती है कि ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर वेंसर हो सकता है, जो भी है, ठीक है। लेकिन क्या उससे उसका कंजप्शन रुक पाया है? नहीं रुक पाया है, यानी कि ये जो मेथड से यूज़ कर रहे हैं ये गलत दिशा में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो एक्सपेक्टेड सक्सेस मिलनी चाहिए थी वो अचीव नहीं हो पाई है। तो मोर कॉन्सेंट्रेट
एफर्ट्स यहाँ पर ज़रूरी है इसके लिए। पॉइंट नंबर थर्ड, इन द मीडिया ऑल्सो कंजप्शन ऑफ लिकर इज बीइंग शोन। मीडिया भी कई बार इस तरह के कंजप्शंस को शो करती है कि लोग इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इफ़र्ट्स हैं इसको रोकने के लिए लगाए जा रहे हैं, ये प्रॉपर इफेक्टिव मेजर्स में नहीं उठाए जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनका जो यूज़ है वो कम नहीं हो पा रहा है। एंड लास्ट, द एविल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग शुड बी प्रोपोगेटेड फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन स्टेट। देखिए, जब प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को दी जाती है या फिर बड़ों के लिए जो भी प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन रहती है, ठीक है, वहाँ पर इसको प्रोपोगेट करने की आवश्यकता होती है, इसका प्रचार प्रसार करने की, वहाँ पर इसको जोड़ने की आवश्यकता होती है कि प्राइमरी स्टेज से ही अगर बच्चा ये सीख जाएगा कि ड्रग एडिक्शन कितना खतरनाक होता है, वो सेहत के लिए, परिवार के लिए कितना नुकसानदायक होता है, तो दस वी कैन सेव द फ्यूचर जनरेशन। तो हम आने वाली जनरेशन को इसके लिए सेव कर सकते हैं, ठीक है। ड्रग एडिक्शंस के गलत प्रभावों से उनकी सुरक्षा की जा सकती है। इसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग शुड बी चेक्ड। जो लोग ड्रग की स्मगलिंग करते हैं, इनकी ट्रैफिकिंग करते हैं, उनको चेक करना चाहिए, ठीक है। और जो इसके लिए दोषी लोग हैं, ठीक है, उनको पनिश किया जाना चाहिए और सोशल अवेयरनेस को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि क्यों एक्सपेक्टेड अचीवमेंट यहाँ पर नहीं मिल पाया है। आगे बढ़ते हैं। इम्पेडिमेंट्स इन द वे ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी के सक्सेस में ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। देखिए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो बाकी सारे फॉर्म्स से बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज बेस्ड। हमारी इंडियन डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकते। दिस सिस्टम इज फंक्शनिंग विद द कॉपरेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, ये सिस्टम जो वर्क करता है ना डेमोक्रेसी का, जितना भी फंक्शनिंग करता है, इसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है, इनका काफ़ी कॉपरेशन रहता है, तब जाके ये पूरी तरीके से फंक्शनिंग कर पाता है। लेकिन इस डेमोक्रेसी के सामने ऐसे कई सारे चैलेंजेस आ जाते हैं जो डेमोक्रेसी को सक्सेस नहीं होने देते हैं। हर्डल्स आ जाती है, कई सारी हर्डल्स को फेस करना होता है। तो चलिए अब उन हर्डल्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। हर्डल्स इन द वे ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में कौन सी हर्डल्स हैं, ठीक है, जो इसे सक्सेस नहीं होने दे रही है, कौन सी बाधाएं हैं। आपकी बुक में कुछ 5 पॉइंट्स इसके दे रखे हैं, तो चलिए वन बाय वन इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी। अबाउट 26% पीपल, देखिए टोटल पॉपुलेशन का 26% पीपल जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे अपना जीवन बिताते हैं, ठीक है। क्या पता उनके पास में 2 वक्त की रोटी है या नहीं, खाने के लिए, पहनने के लिए सही से कपड़े हैं या नहीं, या फिर रहने के लिए छत है या मकान है या नहीं, ठीक है। करोड़ से ज़्यादा एजुकेटेड और अनएजुकेटेड जो यूथ लोग हैं हमारे देश में, वो बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास में काम करने के लिए सही से काम नहीं है, नौकरी नहीं है। इसके अलावा दिस सेक्शन, ये जो सेक्शन है ना, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये हमारी देश की डेमोक्रेसी को स्मूथ तरीके से फंक्शनिंग नहीं करने देता है, ठीक है। काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि डेमोक्रेसी स्मूथ तरीके से फंक्शनिंग कर पाए। कैसे करेगी फंक्शनिंग, देश में इतने लोग बेरोजगार हैं, इतनी ज़्यादा गरीबी फैली हुई है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयड सिटीजन आर कंजर्वेटिव्स। अब जो लोग गरीब हैं, जो अनएम्प्लॉयड सिटीजन्स हैं, धीरे धीरे वे कंजर्वेटिव हो जाते हैं, ठीक है। मॉडर्न आइडियोलॉजी से उनको कोई मतलब नहीं रह जाता है वहाँ पर। तो ये जो सेक्शन होता है ना पूरा, ये देश की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करने की जगह, ठीक है, इसका सिर्फ वहाँ पे एक ही मकसद रह जाता है कि मैं जैसे भी करके अपना जीवन बिताऊं और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊं, ठीक है। यहाँ पर वो नेशन के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, केवल अपने परिवार के लिए सोचेगा और अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए सोचेगा। पॉवर्टी एंड डेट इज अनएम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है कास्टिज्म, रीजनल फीलिंग्स एंड लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम। देखिए, डेमोक्रेसी तब तक सक्सेस नहीं हो सकती जब तक कि लोगों के मन से जातिवाद की भावना नहीं जाती, रीजनल फीलिंग्स नहीं जाती और भाषावाद वाली प्रॉब्लम नहीं जाती, ठीक है। देखिए, हमारे देश में सभी के पास में राइट ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। सभी लोगों के पास में बराबर अपॉर्चुनिटी है, वे अपनी मर्जी का बिजनेस कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। बट
अदर फीलिंग, अगर कास्टिज्म की जो फीलिंग है, रीजनलिज्म वाली जो फीलिंग है, ठीक है, जब वो बीच में आ जाती है तो व्यक्ति राइट ऑफ इक्वलिटी और फ्रीडम को सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पाता है। द पीपल हु बिलीव्ड इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव करते हैं और उनको ये विश्वास होता है कि ये जो कास्ट वाली जो फीलिंग है ना, जो लोग, जिससे लोग अपने आप को अलग अलग मानते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसको डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास है। लेकिन 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 द पॉलिटिकल पार्टीज मेकिंग, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कास्ट फीलिंग का यूज़ करके। अब वो कास्ट फीलिंग का यूज़ क्यों करती है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, अपने सेल्फ मोटिव के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें सत्ता को हासिल करना है। और इसका परिणाम क्या होता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली कास्ट फीलिंग आर प्री डोमिनेटिंग इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री, ठीक है। अगर कास्ट सिस्टम को पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से प्री डोमिनेटिंग करेगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। व्हेन पीपल गिव प्रायोरिटी टू द कास्ट, जब पीपल कास्ट को प्रायोरिटी देंगे पॉलिटिकल मैटर्स में, तो डेमोक्रेसी स्मूथ तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी, उसकी फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, हैम्पर्ड हो जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट, बिसाइड्स कास्टिज्म, कास्टिज्म यानी कि जातिवाद के अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि रीजनल प्रॉब्लम, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ठीक है। द पीपल इवन टुडे प्रिफर टू आइडेंटिटी देमसेल्व्स विद देयर रीजन, आज मैक्सिमम जो लोग होते हैं वे अपने रीजन से अपनी आइडेंटिटी को वहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर आप कहाँ से हैं, बोले मैं ए से हूँ, मैं बी से हूँ, मैं पर्टिकुलर किसी जगह का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, देखिए पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के जो लोग होते हैं, वांट डेट ओनली देयर रीजन शुड डेवलप, वे चाहते हैं केवल हमारा रीजन ही क्या हो, डेवलप हो, तो बाकी का पूरा हिंदुस्तान क्या करेगा फिर, ठीक है। तो ये जो रीजनल फीलिंग होती है ना कहीं डेमोक्रेसी के सक्सेस को रोक देती है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सच रीजनल फीलिंग्स गिव राइज टू द डिमांड, अब ये रीजनल फीलिंग अगर धीरे धीरे बढ़ गई, बात को समझना, अगर ये क्षेत्रवाद वाली फीलिंग धीरे धीरे बढ़ गई तो एक दिन ये डिमांड उठाएगी सेपरेट स्टेट की, ठीक है, कि हमारा जो जितना जितना एरिया है ना उसको एक अलग सेपरेट स्टेट बना दो आप। देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में आप लोग जानते हैं, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रीजनल फीलिंग्स है जो स्टेट को क्या करती है, तोड़ देती है। इसके अलावा समटाइम्स क्या होता है कि इट इज़ सेड दैट अ पर्टिकुलर रीजन इज़ फॉर द पीपल ऑफ डेट रीजन्स ओनली, ठीक है। हाँ, कई बार ऐसा माना जाता है कि पर्टिकुलर ये जितना भी एरिया है ना, ये जो रीजन है ये केवल उन्हीं लोगों के लिए जो यहाँ के हैं। तो ये जो आइडियोलॉजी है ना ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है, ये अनडेमोक्रेटिक है। और ना सिर्फ ये अनडेमोक्रेटिक है बल्कि ये नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण के भी विरुद्ध है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरा यहाँ पर कहता है कि डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज स्पोकन, देखो हमारे देश में इतनी भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, और जो राष्ट्रभाषा है उसे क्या माना गया, उसे हिंदी माना गया। अब यहाँ पर समझते हैं, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज स्पोकन आर आल्सो एट टाइम्स प्रूविंग अ हर्डल, ठीक है, ये भी हमारी डेमोक्रेसी के लिए हर्डल बनी हुई है, अलग अलग लैंग्वेजेस, ठीक है। इवन आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, देखिए अगर किसी स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन किसी भाषा के आधार पर किया गया है तो कल सारे स्टेट्स खड़े हो जाएंगे कि हमारी भाषा ये है, हमारी लैंग्वेज ये है, इसके बेसिस पर हमारे राष्ट्र का निर्माण कर दो आप, सॉरी हमारी स्टेट का निर्माण कर दो आप, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक भी कहीं ना कहीं, भाषावाद भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की सक्सेस में सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कि देयर वर मूवमेंट्स अगेंस्ट द नेशनल लैंग्वेज, हिंदी जो कि नेशनल लैंग्वेज है उसके अगेंस्ट भी कई सारे मूवमेंट हुए हैं। कहाँ से, साउथ इंडिया से, ठीक है, कई सारे स्टेट्स ने इसके लिए वहाँ पे मूवमेंट किया है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है इलिटरेसी, यानी कि असाक्षरता, जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। डेमोक्रेसी तब भी सक्सेस हो सकती है दोस्तों जब लोग सारे पढ़े लिखे होंगे, लिटरेट होंगे। देखो अगर 2011 की जो जनगणना हुई थी, सेंसस कैलकुलेशन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लिटरेसी कितनी थी इंडिया में, 64.8, और जहाँ पर वुमेन 53.7%। इसके अलावा ऑल्दो बोथ मेन एंड वीमेन एंजॉय इक्वल राइट्स, भले ही मेन एंड वीमेन यहाँ पर इक्वल राइट्स को एंजॉय करते हैं, बट एजुकेशन जब तक नहीं होगी तब तक हमारी डेमोक्रेसी सही तरीके से फंक्शनिंग और सक्सेस नहीं हो सकती। एजुकेशन के अभाव में, ध्यान से सुनिएगा, ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन सिटीजन्स आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट एक्टिवली, बिल्कुल सही है, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास में इतना नॉलेज नहीं है,
तो क्या वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे? क्या इफ़िशियंटली डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपनी पार्टिसिपेशन वो दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इसलिए देश की जो प्रोग्रेस होगी वो क्या हो जाएगी, इससे हैम्पर होती है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, सोशल एविल्स, पॉइंट नंबर 4। देखिए, आप लोग जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी क्या है, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है। कई लोग पुरानी विचारधाराओं वाले होते हैं यहाँ पर, कई लोग अंधविश्वास को भी फॉलो करते हैं। तो द पीपल डू नॉट फ्रीली एक्सप्रेस, तो इसलिए लोग फ्रीली तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जबकि डेमोक्रेसी के लिए क्या ज़रूरत है कि लोग अपने आइडियाज़ को बिल्कुल फ्री तरीके से एक्सप्रेस करें, वो बताएं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या नहीं है। इवन टुडे सोशल एविल, आज भी कुछ सोशल एविल्स यानी कि सामाजिक कुरीतियाँ विद्यमान है, एग्जिस्ट है। जैसे कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के साथ भेदभाव करना, फीलिंग्स ऑफ कास्ट सुप्रीमेसी, जाति, अपनी जाति को सबसे बड़ा बताना, सुपरस्टिशियन यानी कि अंधविश्वास। अगर ये सोसाइटी में आज भी मौजूद है तो दिस सोशल एविल्स डू नॉट अलाउ डेमोक्रेसी टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह की सोशल एविल को हमारी डेमोक्रेसी अलाउ नहीं करती है कि वो इस सिस्टम का पार्ट बन सके, और ये हमारी डेमोक्रेसी को सक्सेस भी नहीं होने देगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5, रोल ऑफ मीडिया। चलिए रोल ऑफ मीडिया देख लेते हैं। यहाँ पर जितनी भी मीडिया होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डेमोक्रेसी मीडिया प्लेस। देखिए, डेमोक्रेसी में मीडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़ के लिए। कैसे? आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट जितने भी काम करती है या फिर जनता को जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, तो बीच की कड़ी कौन होता है? मीडिया। मीडिया अपनी बात वहाँ तक पहुँचाती है, और गवर्नमेंट जो करती है वो सारी स्कीम्स वगैरह हम तक मीडिया पहुँचाती है। द मीडिया इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ द पीपल। मीडिया जो भी बात कहती है, जो भी न्यूज़ वो बताती है, लोगों का माइंड एकदम से उससे इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। हम कभी भी टीवी में न्यूज़ देखते हैं, अचानक हमारा दिमाग घूम जाता है, अरे अचानक एमपी बोर्ड ने ऐसा नोटिफिकेशन दिया, सीबीएसई ने ये नोटिफिकेशन दिया, एग्जाम तब होगी, अब होगी। तो एकदम से माइंड क्या हो जाता है? इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। सो इट अफेक्ट्स द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। ये गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को क्या करता है? अफेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 3, द मीडिया कीप्स द पीपल इन्फॉर्म्ड एज टू व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। मीडिया लोगों को ये इन्फॉर्म करती है कि वाकई में गवर्नमेंट क्या कर रही है और किस मैनर में वो कर रही है। इसके अलावा मीडिया गवर्नमेंट और पीपल के बीच की लिंक होती है, ठीक है, इनके बीच की कड़ी होती है, दोनों को जोड़ के रखती है। अब यहाँ पे मीडिया की तारीफ ही हो रही है, तो फिर हर्डल क्यों बोल रहे हैं हम इसे? अब यहाँ पर वो पॉइंट आता है जब आपको पता चलेगा कि मीडिया डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए हर्डल क्यों है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट कई सारी स्कीम वेलफेयर के लिए इम्प्लीमेंट करती है, लोगों के लिए कई सारे प्लान्स ऑर्गेनाइज करती है, उनके जो भी प्रोपोगेंडा होते हैं, जितनी भी पब्लिसिटी की जाती है वो मीडिया के द्वारा की जाती है। लेकिन जितनी भी पब्लिसिटी मीडिया करती है गवर्नमेंट स्कीम्स की, वो केवल प्रोफेशनल बेसिस पर करती है, ठीक है, गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट के थ्रू, एंड नॉट पब्लिसाइजिंग। मीडिया यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स को और उनके अचीवमेंट्स को पॉजिटिव रोल में प्रॉपर तरीके से लोगों को नहीं बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ने किसी स्कीम को 10 स्टेट्स के लिए अप्लाई किया है, जिसमें डेवलपमेंट वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और रियल में केवल वो 2 स्टेट पर ही अप्लाई हुआ है, तो मीडिया को क्या बताना चाहिए कि जहाँ पर अप्लाई हुआ है और जहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ उसके बारे में भी। लेकिन मीडिया क्या बता रही है? सिर्फ 2 स्टेट्स के बारे में कि हाँ, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, 2 पर्टिकुलर स्टेट्स में ये डेवलपमेंट हो चुका है। लेकिन दूसरी साइड कौन दिखाएगा? तो मीडिया को अगर रोल प्ले करना है तो बिल्कुल पॉजिटिवली रोल प्ले करना है। वेयर एज द मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल इन फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन, गिविंग इट प्रॉपर डायरेक्शन। उन्हें एक प्रॉपर डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, ठीक है। एक पॉजिटिव रोल अगर मीडिया का यहाँ पर होगा तो बेहतर तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम और वर्क करेगा, ठीक है, डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 14.7, मेजर्स टू रिमूव बोटल नेक्स इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए, डेमोक्रेसी की सक्सेस में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है। देखिए, कुछ 3 पैरा यहाँ पर दिए हुए हैं आपको। अगर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना है तो सोशल अवेयरनेस इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है, लोगों के अंदर जागरूकता आना ज़रूरी है, ठीक है। गवर्नमेंट को इसके लिए अलग से एफर्ट्स लगाना होंगे, इंडिविजुअल और सोसाइटी को एक साथ आना होगा, ठीक है, इसके लिए आगे बढ़ना होगा, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उनके बेनिफिट्स भी लेना होंगे। एजुकेशन के मामले में अगर बात करें तो वोकेशनल एजुकेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है, लोगों में जागरूकता सबसे पहले होना चाहिए कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है,
ठीक है। अगर ये उनको समझ में आ जाता है तो एजुकेशन का स्प्रेड ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और जितनी एजुकेशन बढ़ेगी उतनी डेमोक्रेसी सक्सेस होगी। कास्टिज्म और जो कास्ट फीलिंग होती है, रीजनल फीलिंग होती है, लिंग्विस्टिक इश्यूज होते हैं, ये सभी हट जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये देश को तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का नहीं। ऑल दिस रिलेटेड टू द मेंटल मेकअप ऑफ द पीपल, ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, कास्टिज्म, रीजनल फीलिंग, लिंग्विस्टिक फीलिंग, ये पीपल का मेंटल मेकअप कर देती है, उसका माइंड डाइवर्ट कर देती है। देयर इज़ नीड टू टेक स्टेप्स, इसके लिए अलग से स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, ठीक है, कुछ कानून बनाने की ज़रूरत है। इलेक्शन सिस्टम जो होता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। देयर फॉर स्टेप्स टू इम्प्रूव, जैसे कि कई लोग इलेक्शंस में कुछ मेल प्रैक्टिसेस करते हैं तो उसको रोकने की ज़रूरत है। पैरा नंबर 2, डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी इट इज़ नेसेसरी, डेमोक्रेसी में ये जरूरी हो जाता है कि करप्शन यानी कि जो भ्रष्टाचार होता है उससे इरेडिकेट खत्म किया जा सके, और क्राइम को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, और जो भी दोषी लोग होते हैं, कल्प्रिट्स होते हैं, उनको इमीडिएटली पनिश किया जाए। जिसने भी गलत काम किया तुरंत उसे पनिश करो। फॉर दिस देयर इज़ अ नीड फॉर रिफॉर्म द जुडिशियल सिस्टम, तो जो जुडिशियल सिस्टम होता है ना उसको भी थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। आप लोगों ने देखा होगा आए दिन जो भी क्राइम होते हैं तो लोगों की तरफ से डिमांड्स उठती है कि इस नियम को चेंज करो, ठीक है, तो गवर्नमेंट फिर हरकत में आती है, फिर कुछ रूल्स में कुछ चेंजेस करती है, कानून बनाती है। नाउ द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज शुड ऑल्सो बी रिड्यूस्ड, देखिए कानून बनाकर पॉलिटिकल पार्टीज की संख्या में कमी की जाना चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ मोरलिटी एंड द मोरल वैल्यूज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को के लिए मोरलिटी और मोरल वैल्यूज पर क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग दी जाना चाहिए, ठीक है, और बेसिस पर न्यू लॉज आर नीडेड टू इम्प्रूव पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नए कानून बनाने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ नीड टू मेक लॉज एंड फॉर्मुलेट गाइडलाइंस फॉर द मीडिया, यहाँ पर यह बात भी बहुत सही है कि मीडिया के लिए भी गाइडलाइंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए जनता और गवर्नमेंट के बीच में। पीपल ऑफ इंडिया बिलीव इन द सुपर नेचुरल पावर, देखिए इंडिया के जितने भी लोग हैं वे एक सुपर नेचुरल पावर में ज़रूर यकीन रखते हैं, यानी कि वे अपने अपने ईश्वर को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वे कम्युनल है। देयर फॉर एजुकेटेड एंड एनलाइटेंड पीपल शुड सेव पीपल फ्रॉम कम्युनल फीलिंग, ठीक है, अगर लोग पढ़े लिखे रहेंगे और ये अवेयरनेस उनमें अच्छी खासी रहेगी तो कम्युनल फीलिंग से इन लोगों को बचाया जा सकता है। इट इज़ हाई टाइम पीपल अंडरस्टैंड डेट कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ओनली डिवाइड द पीपल, यहाँ पर लोगों को ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि कास्ट पर आधारित अगर पॉलिटिक्स होती है तो केवल वो लोगों को डिवाइड करने का काम करेगी, उनको जोड़ने का काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमने मेजर्स देखे किस तरीके से डेमोक्रेसी के इन बोटलनेक्स को रिमूव किया जा सकता है। सो फाइनली ये पार्ट आपका यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है, चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो शेयरेबल लगे, लाइकेबल लगे, लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।